दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है जनरली वो रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने प्रोटीन पढ़ाया था, विटामिन पढ़ाया था, और इस टॉपिक में पढ़ाने जा रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इससे हमारे शरीर में क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ खाएंगे इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन, तीन नाम हो गया। कौन? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन। CHO का अनुपात सामान्यतः 1:2:1 यानी 1:2:1 का होता है। आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिल सकता है कहीं कि आप वहाँ पे दिया होगा कि CHO का, कार्बोहाइड्रेट में CHO का जो अनुपात होता है, क्या अनुपात होता है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर आप 1:2:1 ऑप्शन में लगाएंगे। जैसे C6H12O6, ठीक है। आप यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। तो वही दिया है 1:2:1। यही होता है हमारा CHO का अनुपात, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु मुख्य ऊर्जा का स्रोत हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? पहले उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहले ऑक्सीकरण होगा, पहले हम भोज्य पदार्थ खाएंगे, फिर पेट में हमारा ऑक्सीकरण होगा और उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। कहने का मतलब है आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई भोजन खाएं तो आपके ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलेगी? 17 किलो जूल ऊर्जा या फिर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपको। फिर है हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। कहने मतलब शरीर में हमारी जो भी ऊर्जा होती है उसका 60 से 80% जो ऊर्जा हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। पर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कौन से प्रकार में हमारा क्या क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है, आपने देखा होगा कि शर्करा अणुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? शर्करा अणु, यानी कि कौन सी शर्करा एकल है या द्वि है या फिर मिश्रित शर्करा है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट है वो है मोनोसैकेराइड्स। इसमें क्या होता है? ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। एक केवल एक शर्करा, कितना? एक शर्करा अणु के बने होते हैं। मतलब इसमें जो शर्करा का अणु होता है वो एक होता है। कितना होता है? एक अणु होता है, एक यूनिट होती है शर्करा की। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। आपको ये नहीं मतलब है कि हाँ इसमें एक अणु है, 2 अणु है। आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर दिए होंगे 4 ऑप्शन और उसमें कह रहा होगा इसमें मोनोसैकेराइड्स कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको वहाँ पर ग्लूकोज ऑप्शन में मिल सकता है, फ्रक्टोज मिल सकता है और गैलेक्टोज मिल सकता है। तो आप देख कर सही आंसर कर दीजिएगा। फिर हमारा डाइसैकेराइड। इसमें क्या होता है? ये मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयों के बने होते हैं। कहने का मतलब इसमें जो शर्करा होती है वो 2 अणु में होती है, यानी कि 2 यूनिट में होती है। तो उसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। नाम से स्पष्ट हो रहा है, डाई मतलब 2 होता है, डाई मतलब 2 होता है। जिसमें 2 सैकेराइड हों, 2 शर्करा हों, उसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। इसमें जो हमारा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, उदाहरण देखने को मिलेगा, सुक्रोज चीनी हो जाएगी, मल्टोज हो जाएगी, लैक्टोज हो जाएगी। लैक्टोज को हम दूध शर्करा भी कहते हैं ना कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा? लैक्टोज होगा। तो आप इसको एग्जाम्पल अच्छे से रट लीजिए। देखो मोनोसैकेराइड का होता है ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, और डाइसैकेराइड का होता है मल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रोज होता है। ये आप 3 जो होते हैं आप एग्जाम्पल अच्छे से कॉपी पेन में बनाकर नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि आप जब बार
बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ें अच्छे दिन तक कवर अप रहेंगी, आपको याद रहेंगी, आपके हमेशा माइंड में रहेंगी, आपको रिकॉल करने पर तुरंत याद आएंगी। इससे हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितने भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं आप उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसको बार बार रटते रहिए। जब बार बार चीज़ें रटते रहेंगे तो आपको क्या रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। आपको क्या करना है, केवल एक एग्ज़ाम निकालना है, आपको टॉप नहीं करना है, केवल आपको एक वैकेंसी, आपको एक पद के लिए फ़ाइट करना है, ठीक है। आपको अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अच्छा सा चांस पाकर एक अच्छी सी जॉब ले लें, क्योंकि इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म नहीं भरे हैं, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट भरी हैं और भी 2021 का पेट एग्ज़ाम दी थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना इसमें बहुत कम फॉर्म पड़े हैं, तो आपके लिए क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इससे अच्छा है आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम डेट का आप इंतज़ार ना करिए और ना शॉर्ट लिस्ट का इंतज़ार करिए। हम आपको बताते जितनी भी लड़की लोग फॉर्म भरी हैं ना, महिला अभ्यर्थी, सारा एग्ज़ाम देने को पाएंगे, ऐसा नहीं है कोई एग्ज़ाम देने को नहीं पाएगा। ये मेरे आप बात याद करके लिए रख लीजिए या नोट कहीं पे कर लीजिए कि सारे लोग एग्ज़ाम देने को पाएंगे। फिर हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पे बिना किसी लॉस के। अब यहाँ पे लिखा है पॉलीसैकेराइड, ये क्या होता है, ये बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयों को ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनती हैं। तो यहाँ पर आपको मिल सकता है ग्लाइकोसाइडिक जो बंध द्वारा कौन कौन से हमारे सैकेराइड जुड़ी होती हैं। तो वहाँ पर होगा आपका सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है और काइटिन होता है। काइटिन आर्थ्रोपोड के कवच, मतलब जो काइटिन होती है बहुत मजबूत हड्डी होती है। जो तिलचट्टा होता है, और जो तिलचट्टा होता है, जो तिलचट्टे के ऊपर का जो बाह्य परत होती है, मतलब कहने का जो पंख के नीचे जो होता है तिलचट्टा का, जो भी तिलचट्टा होता है उसके ऊपर जो एक परत होती है बहुत हार्ड बनी होती है, वो किसी बोलती है काइटिन की बनी होती है। कहा कि काइटिन की बनी होती है। ऐसे नारियल होता है ना, कच्चा नारियल आप खाते हैं तो उसके ऊपर देखो बहुत मोटी परत होती है, इसे फोड़ नहीं पाते, और जो काइटिन की ही बनी होती है, समझ लीजिए, ठीक है। एक हैलोरिक अम्ल, तो आप याद कर लीजिए कि पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, सेलुलोज होती है, ग्लाइकोजन होती है और काइटिन नामक जो होती है आर्थ्रोपोडा के, जो आर्थ्रोपोडा हमारे ग्रुप के जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर जो कवच होता है वही हमारा क्या होता है, काइटिन का बना होता है। तो इसको आप याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे भोजन में कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं। भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न हैं। यहाँ पर सेलुलोज क्या होता है, यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कहने का मतलब जो सेलुलोज होता है ये हमारा पौधों में मिलता है। जो कोशिका भित्ति बनी होती है पौधों में वो सेलुलोज की बनी होती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वहाँ पर आंसर करिएगा आप, सेलुलोज की बनी होती हैं। कपास एवं कागज़ शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं या क्लोज का बहुलक है। देखो जो कपास और कागज़ शुद्ध सेलुलोज होते हैं, मतलब वो कैसे नहीं बनते, ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। कपास और कागज़ के शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। पशुओं, गाय, भैंस, बकरी आदि में सेलुलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य सेलुलोज खाता है तो उसके शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होगा। ये केवल जंतुओं में होता है, गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गया। इसमें सेलुलोज को पाचन करने के लिए इनकी जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों में क्या होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, छोटी आंत बड़ी होती है, लेकिन जस्ट ये जानवरों में उल्टा होता है, जो छोटी आंत छोटी होती है और बड़ी आंत बड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि उनको क्या होता है, सेलुलोज को पचाना होता है, सेलुलोज को अच्छे से पचाना होता है, इसलिए जीव जंतु जो होते हैं, देखो हम आपको पूरा डिस्कस से बताते हैं। देखो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति कहाँ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। अगर वही सेलुलोज मान लो कोई घास है या कोई पेड़ पौधा है, उसका पत्ता गाय खाया, बकरी खाया, भैंस खाया, ठीक है, तो उसको पाचन करने के लिए क्या, सेलुलोज का पाचन करना है तो उसको क्या चाहिए, उसकी छोटी आंत हो बड़ी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य होता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता, इसलिए उसकी छोटी जो आंत होती है वो बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, ठीक है। आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है। आप के सेलुलोज जो होता है मनुष्य पाचन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं शर्करा, ठीक है। शर्करा, शुगर, यह मीठा क्रिस्टलीय सफ़ेद जल में घुलनशील पदार्थ मुख्यतः फलों में पाया जाता है। भाई चीनी तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, मीठा होता है, जल में घोलने पे घुल जाता है, और क्या होता है, फलों से प्राप्त होता है, गन्ने से प्राप्त होता है। चीनी से आप सेब खाएं मीठा होता है, अंगूर खाएं मीठा होता है, तो क्या होगा, उसमें शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में
ठीक है। आप ग्लूकोज में जो होता है शर्करा होती है वो क्या होता है, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब जो यकृत में होती है शर्करा वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। शर्करा हम खाए तो शर्करा जब खाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जाकर लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगी, और अन्य भागों में, अन्य शरीर के जो अन्य पार्ट हैं हाथ पैर, उसमें क्या होगा, फैट के रूप में संग्रहित हो जाएगी, फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब ये कहने का है। फिर स्टार्च क्या होता है, पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है। पादप कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है। रासायनिक रूप से यह एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है, जिनमें इसका अनुपात 1:4 का होता है। तो एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण जो होता है वो 1:4 का होता है। तनु HCl द्वारा ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। कहने मतलब जो तनु HCl होता है उसमें ग्लूकोज जो होता है अपघटित हो जाता है। फिर है मेरा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं। इस देखो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कहने का मतलब है ऐसी कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखिए इसमें मुख्य स्रोत आलू, सबसे ज़्यादा आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर केला, आम, अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा, शहद, गन्ना, चुकंदर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैम, रोटी, दूध आदि सबसे ज़्यादा आलू में, फिर चुकंदर में, फिर आपको अनाज में मिलेगा, गेहूँ वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि शाम को आपको क्या खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी ज़्यादा खाना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, रोटी जब खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा, गेहूं की रोटी जब खाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसलिए बोलते हैं शाम को खाने में रोटी ज़्यादा खाना चाहिए, चावल कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम ज़्यादा खाना चाहिए। फिर कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। कहने मतलब अगर बहुत कार्बोहाइड्रेट चीज़ वाली जो युक्त चीज़ें खाएंगे तो आपका क्या होगा, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र सही काम नहीं करेगा, आपको गैस प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार की पाचन तंत्र संबंधी आपको बीमारियां हो सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों वयस्कों में मोटापा हो जाता है। बहुत से लोग जो होते हैं बहुत कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बहुत मोटे हो जाते हैं। क्योंकि देखो मैंने बताया ना, क्या ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, और वसा के रूप में हमारे हाथ, पैर, आँख, गाल में स्टोर होता है। वो फैट के रूप में स्टोर होगा। जब आपके हाथ या गाल में कहीं फैट जम जाएगी तो आपका वहाँ पर क्या हो जाए, मोटा हो जाओगे। ठीक है, आपका चेहरा क्या हो गया, मोटा हो जाएगा, हाथ पैर मोटे हो जाएंगे। क्योंकि क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में आपके अंग में संग्रहित हो गया, और जो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है वो यकृत में होता है, बाकी सब जगह वसा के रूप में, फैट के रूप में संग्रहित होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वसा क्या है। देखो हम आपको इस सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर इसके सारे MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे। मैंने विटामिन और प्रोटीन के MCQ टाइप क्वेश्चन कराए हैं, और मेरा लास्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आपको वहाँ पर आपको ट्राई कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ आप कितना नंबर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ये सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट हमारा है वसा। वसा के बारे में पढ़ेंगे। वसा क्या होता है। वसा वसीय अम्लों एक ग्लिसरॉल से बनना यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना होता है। जो हमारा वसा होता है वो अम्ल और ग्लिसरॉल का यौगिक होता है, और CH को जो जैसे CHO का वहाँ भी होता था और CHO का यहाँ भी बना होता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा होती है और आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत है। कहने का मतलब है वसा में जो होती है बहुत अत्यधिक कैलोरी होती है, और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। जो वसा अम्ल होते हैं उनके ये बहुत मुख्य स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। वहाँ क्या था, 1 ग्राम में 4.2 था और 17 किलो कैलोरी ऊर्जा थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 37 किलो जूल है और 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहने मतलब वहाँ से यहाँ पर कुल मिला के ज़्यादा है। वसा में जो हमको एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। फिर 1 ग्राम ये जल में अम्लीय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। कहने मतलब जो जल में होते हैं वसा ये अम्लीय होते हैं, लेकिन एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। वसा का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर डालडा है, ठीक है, अगर तेल है, अगर आप तेल को पानी में मिलाएंगे, डालडा को पानी में मिलाएंगे तो ये देखो घुलता नहीं है, ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो क्या है, क्या जल में अम्लीय है, और बेंजीन एसीटोन होता है, बेंजीन होता है C6H6, ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl4। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये अगर घुला दोगे फैट को, तेल को या डालडा को, तो क्या होगा, ये घुल जाता है, रिफाइंड को घुल जाता है। ठीक है, लेकिन जल में नहीं घुलता है। आप देखे भी होंगे, लड़कियां लोग तो आप काफ़ी देखी होंगी, किचन में अगर कोई पानी से भरी बाल्टी है या पानी से भरा कोई पैन है, अगर उसमें
तेल डालो या डालडा डालो या फिर रिफाइंड तेल डालो तो घुलता नहीं है, ऊपर तैरता रहता है। लेकिन यही तेल, यही डालडा और यही रिफाइंड अगर आप बेंजीन में डालेंगे, अगर आप क्लोरोफॉर्म में डालेंगे, अगर आप एसीटोन में डालेंगे तो घुल जाता है। यही इसकी प्रॉपर्टी है। फिर जंतु वसाएँ अर्धठोस होती हैं जबकि वनस्पति वसाएँ तरल रूप में होती हैं तथा तेल कहलाती हैं। यानी मतलब जो जंतु में वसाएँ होती हैं, ठीक है, वो ठोस के रूप में मिलती हैं। कैसे? मैंने बताया अगर किसी जानवर की चर्बी है तो आपको ठोस में मिलेगी, लेकिन ये जो वनस्पति तेल होते हैं वो जमता नहीं है। कैसे बताएं? जैसे आप देखे होंगे रिफाइंड जाड़े में भी क्या होता है, जमता नहीं है, उसका पैकेट हिलाओ आपको वैसे ही मिलेगा रिफाइंड, अगर असली रिफाइंड है तो। अगर लोकल है तो जम जाएगा, लेकिन क्या है, वनस्पति तेल जो होता है वो जमता नहीं, जाड़ों में भी ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट है वसा के स्रोत देखेंगे। हमारा वसा ऐसे कौन कौन सी चीज़ों से प्राप्त होता है, उसके स्रोत क्या हैं। देखो, घी हो गया, मक्खन हो गया, बादाम हो गया, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन और सभी वानस्पतिक तेल मुख्य वसा के स्रोत होते हैं। कहने मतलब घी में भी आपको मिलेगा, मक्खन खाओगे उसमें भी वसा मिलेगा, बादाम में मिलता ही है। देखो, जितनी भी तेल वाली चीज़ होती हैं जिसमें तेल हमको मिलता है, वहाँ पर तेल या घी से जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, वसा होता है, और जो तेलें होती हैं वसा होता है। ठीक है, जैसे सोयाबीन में तेल होता है। ठीक है, और पनीर में तेल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर पनीर से आप खाएंगे तो उसमें क्या होता है, हमको पनीर में फैट मिलती है, वसा मिलता है। तभी लोग जो होते हैं वो जब जिम जाते हैं तो जिम जाने से पहले पनीर खाते हैं या बाद में पनीर खाते हैं, क्योंकि उनको जो वसा लेना है, उनको क्या फैट बढ़ाना है, उनको मोटापा बढ़ाना है, उनको हेल्दी दिखना होता है, इसलिए वो पनीर का सेवन करते हैं। फैटी होने के लिए, मोटापे के लिए पनीर खाओ अच्छे से, आप मोटे हो जाओगे, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होती है। फिर वसा की अल्पता से त्वचा सूखी हो जाती है। कहने मतलब अगर आपके शरीर में वसा की कमी है, ठीक है, वसा की कमी है तो आपकी जो त्वचा होगी वो सूखी हो जाएगी। मतलब कहने कि झुर्रियाँ पड़ जाएंगी वसा पे। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर उनके शरीर में वसा की कमी होती है तो उनके शरीर पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनकी जो स्किन होती है वो सिकुड़ जाती है। कैसे? इसीलिए सिकुड़ जाती है कि उनके क्या शरीर में मोटापा कम है। जो देखो मोटे जो लोग होते हैं वो थोड़े चिकने होते हैं, ठीक है, उनकी जो त्वचा होती है वो कम सिकुड़ी होती है, एकदम चिकनी चिकनी होती है। लेकिन जो लोग दुबले होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी जो त्वचा है वो सिकुड़ी हो रहती है। इसीलिए सिकुड़ी रहती है क्योंकि उनको क्या है, फैट की कमी है, उनके शरीर में वसा कम है। ठीक है, अब है वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है। जैसे वसा की कमी होगी हमारे शरीर में, उसमें जो घुलने वाले विटामिन की उसकी भी कमी हो जाती है। फिर वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा होता है। अगर वसा का आप बहुत अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो आपको मोटापा होगा। मैंने बोला ना कि वसा जो होता है ये हमारे अंग में एक फैट के रूप में, परत के रूप में जमा हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में मोटापा आपको देखने को मिलता है। तो अत्यधिक वसा लेने से हमारे शरीर में मोटापा भी आता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाता है। मैंने क्या बताया था, कल बताया था मैंने वहाँ पर कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैट चीज़ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाले सामान खा रहे हैं तो आपको क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन फ़िलहाल आपको एक बार फिर अच्छे से थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये होता है कि अगर आप बहुत तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं तो आपके जो रक्त होता है उसमें थोड़ा तेल की मात्रा, फैट की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपका हृदय ऐसे है, को आपको बता रहे हैं, अगर आपका हृदय ऐसे है, ठीक है, तो इसमें से शरीर में इस तरह की नलियाँ निकली होती हैं, इस तरह, ठीक है, इस तरह नलियाँ निकली होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे तो आपके रक्त में क्या होगा, थोड़ा रक्त आपका फैटी हो जाएगा, और इसी नली में जाकर आपका क्या होगा, रक्त चिपक जाएगा। हल्का हल्का बाहरी दीवारों में रक्त में जाके फैट चिपक जाएगा तो क्या होगा, जो आपकी नली के बीच में स्पेस था, जो नली आपकी तो थोड़ा उसका डाया थोड़ा बड़ा था, लेकिन जब फैट होने के से उसकी दीवारों में फैट चिपक गया, यहाँ पर ऐसे चिपक गया तो क्या होगा, अब उसमें जब ब्लड बहेगा तो क्या होगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, हृदय को थोड़ा ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो नलियों में देखा फैट जम गई। तो इसीलिए वहाँ जब फैट जम जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, हृदय को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो इसीलिए उसको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है फैट को पंप करने में। तो जब जब हृदय को पंप करने में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, मनुष्य क्या होगा, जब चलेगा तो हाँफने लगता है, उसकी सांस फूलने लगती है। इसीलिए फूलने लगती है क्योंकि हृदय को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है। आप अगर मान लो कहीं तेज़ी से दौड़ रहे हैं या घूम रहे हैं या सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो आपको क्या होगा, हृदय बहुत तेज़ी से पंप करता है। इसीलिए पंप करता है कि वहाँ पर आपकी जो नलियाँ थी ब्लड वाली, उसमें क्या होगा, फैट जम गया और उसमें जो जगह थी वो कम हो गई, इसलिए पंप को बहुत ज़्यादा, हृदय को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कल अगर बुजुर्ग लोग हो जाए तो उनको कम फैट वाली चीज़ खाना चाहिए, कि अगर बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और उनको हृदय को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। इसीलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैट चीज़ ना खाएं, इससे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ना
आजकल जो ज़्यादा बोलते हैं, देखो अब मार्केट में जो सबसे ज़्यादा क्या है, रिफाइंड तेल खाया जा रहा है। इसलिए खाया जाता है कि इसमें जो फैट बहुत कम होता है। डालडा और अन्य जो चीज़ तेलें वाले होती हैं, सरसों का तेल होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा फैट मिलता है, लेकिन रिफाइंड में थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं यही कंसल्ट करते हैं कि आप रिफाइंड का तेल खाइए, बाकी तेल मत खाइए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाने की क्षमता थोड़ी कम होती है अन्य तेल की अपेक्षा। अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। एक थोड़ा सा टॉपिक था, हमको आपने बता दिया कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ होता है। देखो हम प्रोटीन के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पर बता दें, प्रोटीन शब्द को बर्जलीस ने 1930 में प्रतिपादित किया था, लेकिन 1911 में इनका एक अलग नाम प्रोटीन दिया गया था। ठीक है, 1930 में ब्राजीलिस ने 1930 में प्रस्तावित किया था। प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। आप इसको याद रखिए, प्रोटीन जो होते हैं हमारे अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती हैं। कुछ प्रोटीनों में गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो प्रोटीन होता है उसमें लगभग हमारे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। फिर देखेंगे प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाई जाती है। मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि। जो हमारी दाल होती हैं, ठीक है, सोयाबीन होता है, दूध होता है और हरी सब्जियां होती हैं, इन सब में बहुत हमारा प्रोटीन मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। प्रोटीन से हमारा क्या होता है, प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा होती है और हमारे शरीर का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास अच्छे से हो पाता है। अगर प्रोटीन हम अच्छे से ले रहे हैं तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा और ना ही मानसिक विकास होता है। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं तब तक आपके शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क नहीं रहेगा, आपका सही से दिमाग काम नहीं करेगा। अगर प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग एवं क्वाशी और एक मरासमस होता है। ये आपको 3 रोग आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक मरासमस हो गया, एक सूखा रोग हो गया, एक क्वाशी ऑर्कर हो गया। ये आपको 3 रोग बहुत अच्छे से याद करके रखना है। मैंने पिछला वीडियो केवल प्रोटीन का ही पढ़ाया था, तो आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए। देखो 3 चीज़ें हैं, एक हो गया क्वाशी ऑर्कर, एक हो गया सूखा और हो गया मरासमस। ये 3 बीमारी प्रोटीन की कमी से होती हैं। आप इसको मरासमस ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मरासमस, ठीक है। और क्वाशिकोर यहाँ पे लिखा ही है, और सूखा रोग। ये 3 रोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन क्या होता है। विटामिन शब्द फंक 1911 में इन्होंने दिया था। विटामिन शब्द फंक ने 1911 में प्रतिपादित किया था। इन्हें इनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मैंने विटामिन का बहुत अच्छे से टॉपिक कराया है। 22 नंबर या 21 नंबर पार्ट आपको देखने को मेरी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मुख्य सेविका प्लेलिस्ट नाम की मिल जाएगी आपको, और वहाँ पर सारे वीडियो एक लाइन से अवेलेबल हैं। आप जाकर बारी बारी से देख सकते हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं, बस 15-20 मिनट के वीडियो हैं। आप 2 की स्पीड में लगा कर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको देखना है और अच्छे नोट्स बनाना है। आप अच्छे से कर ले जाएंगे तो बार बार पढ़ने से छुट्टी मिल जाएगी। इन्होंने फंक साहब ने क्या बोला था, इन्होंने घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में विटामिन को बांटा था। एक था जो वसा में घुलनशील थी, और दूसरा था हमारा पानी में घुलनशील थी, जल में घुलनशील थी। इन्होंने बताया जल में घुलनशील जो विटामिन होती हैं बी होती है और विटामिन सी होती है, और एक वसा में घुलनशील विटामिन होती है ए, डी, ई और की। एडक क्या होता है, एडक ये हमारी वसा में घुलनशील होती हैं, और बी और सी ये हमारी जल में घुलनशील होती हैं। इन्होंने ऐसा 2 भागों में वर्गीकरण बताया था, ठीक है। अब देखो आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बताने जा रहे हैं। ये देखो बहुत अच्छा है। अब देखो आपके एक उसमें है टॉपिक है मिनरल, खनिज, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से लवण होते हैं। आप इसको, ये टेबल जैसे ही बनी है आपको ऐसे ही कॉपी में उतार लेना है, और हमको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है और लिखनी है, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो धातु होती हैं और अधातु होती हैं, उनके जो धात्विक लवण होते हैं, अधात्विक लवण होते हैं, उन्हें हम खनिज लवण बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। मतलब ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इनकी। 4% मतलब बहुत होता है। यह खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेहद पोषक, एक तो होते हैं सूक्ष्म मात्रिक। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसमें क्या है, इन तत्वों की शरीर में अधिक आवश्यकता होती है। मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होती हैं इनको शरीर की बहुत आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो गया कैल्शियम, एक हो गया फास्फोरस, एक हो गया पोटेशियम, ठीक है।
और एक हो गया सल्फर, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन और एक है मैग्नीशियम। ये आपको बृहत पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में मिल जाएंगे। तो आपको एक बता दें क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा कि बताइए निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है बृहत पोषक है। तो आपको वहाँ पर एक 3 ऑप्शन गलत दिए होंगे, एक सही दिया होगा। सही में जो इतना बताएं इतना ही दिया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको देखने को पा जाएंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म मात्रिक माइक्रोन्यूट्रिएंट। इन तत्वों की सही बहुत कम आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आयोडीन हो गया, ठीक है, Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया और हमारा F हो गया, फ्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम एंड Fe यानी आयरन हो गया। इतनी चीज़ हमारी मिलती हैं जो हमारी सूक्ष्म मात्रिक होती हैं। I हो गया, Fe हो गया, CO हो गया, F हो गया, M हो गया, मोलिब्डेनम होता है और Fe हो गया। ये हमारी देखने को मिलेंगी। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लिए, अच्छे से रट लीजिए। ज़्यादा है ही कहाँ, देखो 3 इधर है, 3 6 इधर हो गई, 3 3 6 एक 7 7 6 13 ही चीज़ तो आपको याद करना है। अगर आपको एक इसमें से क्वेश्चन मिल जाए तो क्या दिक्कत है, आप 13 जो तत्व है इसमें नहीं याद कर सकते हैं, इतना आप कर ही सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण खनिज लवण हैं तथा उनके महत्व तथा उनके अवजनित रोग, मतलब उनके अभाव में कौन कौन से रोग होते हैं। जो हमारा यहाँ पे दिखा है कैल्शियम, इसका महत्व क्या है, अस्थियों तथा दांतों का निर्माण, हृदय एवं पेशी का नियंत्रण, रक्त तथा थक्का जमने में सहायक। जो कैल्शियम होती है हमारी शरीर में रक्त में थक्का जमने में बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। इस कहाँ कहाँ पाई जाती है, दूध मिलता है, अंडा मिलता है, हरी सब्जियाँ और पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। अब इसकी विटामिन के कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर में है, खनिज लवण हमारा अगर शरीर में कम है, खनिज लवण जैसे कैल्शियम कम है, तो आप क्या होगा, उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, कौन होगा, अस्थि भंगुरता हो गया, अनियंत्रित हृदय स्पंदन हो गया और पेशियों में गति। सबसे ज़्यादा जो जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है वो हड्डियों में होता है। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली हो जाती हैं। कहते हैं ना शरीर में तुम्हारे यहाँ कैल्शियम की कमी है, तुम्हारी हड्डी बहुत कमज़ोर है, तो उनको क्या होगा, कैल्शियम की कमी है। इसलिए बोलते हैं तुम धूप में बैठो, तुम्हारी हड्डियाँ जो होंगी वो मजबूत हो जाएंगी, जो कैल्शियम की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। और आप दूध भी पीजिए, और दूध पीने से क्या होगा, आपकी जो हड्डी होगी वो मजबूत हो जाती है। तो आप देखने से स्पष्ट कर पा रहे हैं कि दूध खाने से, दूध पीने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और धूप में बैठने से भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है फास्फोरस। इस क्या होता है, कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं, अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करते हैं। जो फास्फोरस होता है, ठीक है, वो जो होगा अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करते हैं। कहते हैं ना फास्फोरस जो होता है एनिमल जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो हमारा दांत होता है वो कैल्शियम फास्फेट बना होता है। एनिमल जो होता है सबसे हमारे शरीर की सबसे जो मजबूत पार्ट होता है वो हमारा होता है एनिमल, ठीक है। जो दांत का होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसका स्रोत होता है अनाज हो गया, दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया। शारीरिक कमजोरी, कमज़ोर दांत और मस्तियाँ, मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखा होगा उसका रिवर्स यहाँ पे लिखा होगा। अगर यहाँ पे हड्डी बनाने में सहायक है तो यहाँ पे लिखा होगा हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं, इसका रोग होता है। समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा है कि हड्डियों में इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे उसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इतना इस तरह आपको याद करना है। फिर हमारा लोहा। अब लोहा में देखेंगे क्या है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक। देखो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए कहीं कहीं गांव में आंगनबाड़ी में देखो फ्री में आयरन की टेबलेट दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि वो अगर उनके शरीर में आयरन कमी हो गई तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। और क्या हम देखेंगे आयरन हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, अनाज से, दाल से, मांस से, हरी पत्तीदार सब्जियाँ, केला, सेब और अमरूद, मतलब इन सब चीज़ों से हमको आयरन मिलता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होगा, अरुधिरता, रक्त द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में कमी, मतलब जो रक्त द्वारा ऑक्सीजन रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम। इसमें क्या है, पेशियों तंत्रिकाओं पर नियंत्रण कुछ एंजाइमों के लिए आवश्यक होता है। ये मिलता कहाँ से, हरी पत्तीदार सब्जियाँ पेशियों तथा तंत्रिकाओं के रूप में कार्य करता है। जो पेशियाँ तथा तंत्रिकाओं के कार्य में कमी हो जाती है उसमें हमको अगर मैग्नीशियम हमारे शरीर में कमी है तो पेशियों तथा तंत्रिकाओं के कार्य में हमारी कमी हो जाएगी। फिर हमारा गंधक। गंधक क्या है, प्रोटीन निर्माण में सहायक। जो गंधक होता है ये प्रोटीन निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ये कहाँ मिलता है, अनाज हो गया, दाल हो गया, मेथी हो गया, काला नमक हो गया, यहाँ आपको गंधक देखने को मिलता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेशियों तथा तंत्रिकाओं के कार्य में कमी। किसमें, पेशियों तथा तंत्रिकाओं के कार्य में कमी। फिर अगला है हमारा तांबा, जस्ता और कोबाल्ट। इसका महत्व क्या है, प्रोटीन एवं एंजाइमों का निर्माण। जो प्रोटीन और एंजाइमों का निर्माण होता है उसमें तांबा, जस्ता और कोबाल्ट का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। और ये जो कहाँ से मिलता है हमको, तांबा, जस्ता और कोबाल्ट अनाज से मिलता है, दाल से मिलता है, मांस, सब्जियाँ
और इसकी कमी से क्या होगा, हमको भूख नहीं लगेगी और वृद्धि में कमी, मतलब आपकी जो शरीर होगा विकास नहीं करेगा, और अरक्तता मतलब आपकी जो शरीर में रक्त है उसकी भी कमी हो जाएगी इसकी कमी से। देखो ये जो मिनरल वाला टॉपिक है आपको हम इतना ही पढ़ा दें, आपको एग्जाम में अगर इससे बाहर अगर क्वेश्चन कोई आ जाएगा तो मुझे बताना, क्योंकि आपको मैंने कई बुक में देखा है सही सब जगह मैटर यही सेम मिलता है। और जो खनिज होते हैं बहुत कम रेंज चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग इसको पढ़ाएंगे, बहुत कम लोग इसके ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि मिनरल वाला टॉपिक थोड़ा टफ पड़ता है। इसीलिए आपको हम एक सटीक मिनरल वाला टॉपिक इतने में ही से पढ़ लीजिएगा और आपको इसी में से देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा यही हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि ये कहाँ से मिलता है। फिर हम आते हैं अपने वापस अपने टॉपिक पर। यहाँ पर आयोडीन है, भोजन के ऑक्सीकरण का नियंत्रण। जो हमारा भोजन होता है इसके ऑक्सीकरण के नियंत्रण में हमें आयोडीन होता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से हमारा घेंघा रोग भी हो जाता है, गले में घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से हो जाता है। ये कहाँ से मिलता है, मछली हो गई, समुद्री नमक हो गया, आयोडाइज नमक। और देखो क्या लिखा है, घेंघा रोग हो जाता है और आसमान उपापचयी, जो उपापचयी क्रिया होती है हमारे शरीर में, जो पाचन के तंत्र संबंधी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसमें असमानता आ जाती है, मतलब कहने की सही से हमारा पाचन तंत्र नहीं काम करता है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, क्लोरीन। इसमें क्या होता है, एंजाइम तंत्रिका तथा आमाशय के कार्यों में सहायक होता है। जो क्लोरीन होता है ये एंजाइम तंत्रिका तथा आमाशय के कार्यों में क्या होता है, ये बहुत कार्यकारी सहायक होता है। और ये कहाँ से मिलता है, नमक हो गया, अनाज हो गया, फल हो गया। और इसकी कमी से क्या होता है, निर्जलीकरण और अधिक कमजोरी। जो निर्जलीकरण होगा और अत्यधिक कमजोरी होगी इसकी वजह से हमको क्या मिलता है, क्लोरीन की कमी से ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सोडियम एवं पोटेशियम। इसमें क्या होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं को उचित स्थिति में रखने में सहायक। जो शरीर की सभी कोशिकाएं होती हैं उनकी जो स्थिति होती है वो सही रखने में बहुत कामयाब होता है। कौन सा होता है, सोडियम और पोटेशियम। और इसकी जो हमको कहाँ से मिलता है सोडियम पोटेशियम, नमक, प्रायः सभी भोज्य पदार्थ, मतलब जो कहने का सोडियम पोटेशियम आपको नमक से मिल सकता है। नमक में क्या होता है, NaCl, तो Na कहाँ हो गया, हमारा सोडियम हो गया, कहाँ से मिलेगा, नमक से मिलेगा। नमक का फार्मूला ही होता है NaCl, तो हमको नमक और से प्रायः भोजन से हमको सोडियम मिल जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्तदाब में कमी, निर्जलीकरण और शारीरिक कमजोरी। इनकी कमी से हमारे शरीर में शारीरिक कमजोरी, रक्तदाब में कमी और निर्जलीकरण जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, आपको स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए और आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए। इससे आपको चीज़ें जो होंगी याद रहेंगी और काफ़ी समय तक आप करते रहेंगे। इससे अच्छा आपको मौका नहीं है कि एक सीट के लिए आप फाइट करें और उसको अचीव करने में लगा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एग्जाम आजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।